हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट कंप्यूटर स्टोर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं साइंस की इम्पोर्टेंट क्विज। आज जो कि हम लेके आए हैं 25 क्वेश्चन शिक्षा से ज्ञान तक की आज की हमारी टैगलाइन के अनुसार, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो या रेलवे के या कोई भी, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष इसका माप है? समय का, दूरी का, गति का या ऊर्जा का? तो हमारा जो इसका आंसर हो जाता है वह हो जाता है दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाता है दूरी। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी को दर्शाता है जो एक वर्ष में वह तय करता है। प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और जब एक वर्ष में यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसे हम खगोलीय दूरी के मापने में प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सूर्य से पृथ्वी के जो प्रकाश होता है वो 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी पर पहुँच जाता है, और जो वहीं सूर्य के पास जो सबसे निकटतम तारा है वह है हमारा प्रोक्सिमा सेंटूरी, जो कि 4.42 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर मैं निकटतम इसकी गैलेक्सी की बात करता हूँ तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि 25 लाख प्रकाश वर्ष सूर्य से दूर है, वह पृथ्वी के सबसे या ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के सबसे निकट या सूर्य तारा मंडल के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टपीज, होमरस या टिबिया? तो मैं आपको बता दूं, जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर मैं वहीं से इसकी बात करता हूँ, होमरस की हाथ की हड्डी होती है। टिबिया और फीमर वगैरह ये सारी सारी हमारी पैर की हड्डी होती है। तो जो इसकी लंबाई होती है वो 3 mm के आसपास होती है, और यह हमारे ध्वनि जो ध्वनि तरंगे होती है जो हमारे कान पे पड़ते हैं उनमें पहुँचाने में मदद करती है। और कोई भी जब ध्वनि हमारे कान में पड़ती है तो 1/10 सेकंड तक ही हमारे कान में रहती है, ताकि हमें स्पष्ट रूप से अगली ध्वनि को का पता चल सके। तो ये फीमर है जो कि हमारी थाई पे पाई जाती है। और वहीं मैं टिबिया और ट्यूबिया की बात करता हूँ तो ये भी हमारी निचले वाले पैर का हिस्सा है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये 3 mm के आसपास की हड्डी होती है स्टिपीज। ये हमारी यहाँ पे टिबिया दिखाई गई है, स्टिपीज और स्टिपीज दिखाई गई है। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, इसने इसका प्रतिपादन किया है। वाटसन और क्रिक ने, स्लाइडन और सवान ने, रॉबर्ट हुक ने या लुई पाश्चर ने? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है स्लाइडन और सवान ने। इसका प्रतिपादन कब किया था? 1838 से लेकर 39 में। ये जर्मन वैज्ञानिक थे, और जी इन्होंने पाया था कि सभी जीवों की रचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, यानी कि सबसे छोटी जो इकाई बताई गई थी इन्होंने स्लाइडन और सवान ने क्या बताई गई थी कि सेल होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो हमारी त्वचा में कैल्सीफेरॉल नामक जो एक विटामिन डी होता है वह उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और वहीं से हमारा जो हमारी हड्डियाँ जो मजबूत होता है, मजबूत करने में हमारे लिए कैल्सीफेरॉल जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका उत्पादन विटामिन डी का जो उत्पादन होता है सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विटामिन की कमी से कुछ रोग होते हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तो एनीमिया जो होता है विटामिन C6 की कमी के कारण होता है। विटामिन B7 से लकवा लकवा और शरीर में दर्द और बालों का गिरना विटामिन सी की कमी से पाया जाता है। और अमीनिया ये भी हमारा, और पेशी जो रोग होता है विटामिन B11 से और B12 से भी हमारा जो पंडु रोग होता है वो पाया जाता है। और विटामिन सी से स्कर्वी है दांतों में होने वाला रोग है। विटामिन डी एरिकेटस, और ये बच्चों में पाया जाता है। और यही ओस्टियो मलेशिया जो पाया जाता है वो वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। जो अगला विटामिन डी जो होता है, विटामिन ई जो होता है वो जनन क्षमता की शक्ति को कम कर देता है। और विटामिन के वो रक्त का थक्का जमने में असमर्थता जताता है। तो चलते हैं, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता? कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? आपसे पूछा गया है सोडियम, पोटेशियम,
फास्फोरस या सिलिकॉन। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सिलिकॉन। यह पानी में नहीं जलता, बाकी के सारे सारे क्या होते हैं, पानी में जल जाते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? अभी हम पढ़ के आए हैं विटामिन ए, बी 12, के या सी। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है के। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से कौन सी गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से कौन सी गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ओजोन से या हाइड्रोजन से? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ओजोन। और ये हमारे किस मंडल में पाई जाती है? यह हमारे सबसे जो छोटा मंडल होता है, सबसे जो नीचे पृथ्वी के पास का जो सबसे वो होता है ट्रोपोस्फीयर, जिसके हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, समताप मंडल। और समताप मंडल में हमें ओजोन परत देखने को मिलती है। जो सभी की सभी घटनाएं हैं, वो जो सभी की सभी घटनाएं हैं वो हमें किस मंडल में देखने को मिलती है? वो हमेशा सारी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ जैसे कि हमारा एरोप्लेन है वो भी हमारे क्षोभमंडल में होता है। जितने बादल बुदल घटनाएं हैं, जितनी भी बिजली का कड़कना, सब कुछ यहीं से होता है। और समताप मंडल में और क्षोभमंडल में दोनों ही जगह पे हम अपने जो वायुयान हैं उनको उड़ाने के लिए समय चलते हैं आगे। और साथ ही जो ओजोन परत है, वो जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी पृथ्वी की क्या करती है? रक्षा करती है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है लैक्टोज। तो लैक्टोज दूध में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स है, जो कि डाइसैकेराइड्स से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के संयोजन से बना होता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? यानी कि डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर्स था वो किसने किया था, खोज की थी? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है वाटसन एंड क्रिक द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये खोज कब की गई थी? 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी। और इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। इस ग्रह को नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट्स कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को या बृहस्पति को? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है पृथ्वी को ही हम नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल है। और वो भी क्या, 71% पृथ्वी पर जल है, जिसके कारण जब वो परिवर्तित होती है, प्रकाश का किरण परिवर्तित होता है, तो ये हमें आकाश से नीला दिखाई देता है। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी होती है? मेंटल, कोर, क्रस्ट या लिथोस्फीयर? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्रस्ट। इसका सही आंसर हो जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे बाह्य क्रस्ट परत होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। यह ठोस चट्टानों से बनी होती है, जिसकी महाद्वीपों में चौड़ाई जो होती है वो 30 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। और जो महासागरों में इसकी चौड़ाई या मोटाई होती है वो 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। देखते हैं यहाँ से हम। तो ये पृथ्वी को जो सबसे बाहर की परत है उसको हमने क्रस्ट बोला है। फिर उसके बाद में मेंटल आता है, फिर आउटर कोर आता है, फिर इनर कोर आता है। ये इस प्रकार से हमने इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर हमें जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? वो हमें क्रस्ट में ही देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने पृथ्वी को अलग अलग बांटों में बांटा गया है। जो कि अगर मैं बात करता हूँ जल के बारे में, या पूरी पृथ्वी पर जो कि हम देख पाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्षोभमंडल के अंतर्गत या पृथ्वी के, तो सब कुछ जो होता है वो हमें क्रस्ट पे देखने को मिलता है, जिसे हमने अलग अलग डिवाइड रेंज में बांटा गया है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है?
प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 120 दिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 120 दिन। 120 दिन तक यह अपना विकास करती है और उसके बाद में इन्हें प्लेइयों में नष्ट यानी कि प्लेई यानी कि स्प्लीन में इसको नष्ट कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो 78% मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर 21% मात्रा में समलम 21% मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये पृथ्वी पर 3.38% पाई जाती है। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी, फिर ऑक्सीजन मिलेगी और फिर इस प्रकार से अन्य गैसेस मिलेगी। तो ऑक्सीजन के बाद में दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे आने वाली गैस है वो आर्गन है। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3.08% मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में यात्रा करती है? ठोस में, तरु में, गैस में या निर्वात में? तो जो ठोस में ध्वनि जो सबसे ज़्यादा गति करती है वो किस प्रकार से करती है वो अभी बताते हैं। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड की ट्रैवल करती है। वहीं निकिल में अगर मैं बात करता हूँ तो यह निकिल की अगर बात करता हूँ तो यह 6040 मीटर प्रति सेकंड से, स्टील की बात करता हूँ तो यह 5960, और लोहे की बात करता हूँ तो 5950, और ग्लास की बात करता हूँ तो ये 4700 मीटर प्रति सेकंड है। और ग्लास की बात करता हूँ तो मैं ग्लास की बात करता हूँ तो ये 3980 किलोमीटर है। अगर वहीं लिक्विड की बात करते हैं हम तो वाटर में जो कि समुद्री वाटर है वो 1531 मीटर प्रति सेकंड है। और डिस्टिल वाटर की बात करता हूँ तो मैं वहाँ पे ये 1498, और एथेनॉल की बात करता हूँ तो 1206, और मेथनॉल की बात करता हूँ तो 1103। और गैसेस में बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कि है 1284। हीलियम फिर उसके बाद में एयर में 330 या 340, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो फिर टेम्परेचर अलग अलग होता है तो उस हिसाब से अलग अलग मिलती है। पर जो कि ये एनसीईआरटी की बुक है तो ये आप इसी डेटा को याद करना। तो 340 मीटर प्रति सेकंड ऑक्सीजन में, 316, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रति डिग्री टेम्परेचर का आपको ये बताया भी गया है कि प्रति डिग्री के जब टेम्परेचर हो उस टाइम पे ये कितना ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या यूरेनस? जो इसका सबसे बड़ा ग्रह है वो हो जाता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इन चार ग्रहों को इनर प्लैनेट्स कहते हैं और इन चार ग्रहों को हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। जो हमारे चार ग्रह हैं ये इन दोनों की जो बाउंड्री है इनर प्लैनेट्स की और आउटर प्लैनेट्स की, तो उनको ये किस बेल्ट से अलग होते हैं, तो ये होते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट से अलग हो जाते हैं। और वहीं जो सबसे लास्ट में जो आउटर प्लैनेट्स के बाद में जो कोई बेल्ट बनी है तो सुपर बेल्ट बनी है, तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेल्ट हो जाती है दोनों को अलग करने वाली। तो बृहस्पति या जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के 317 गुना से अधिक है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसे मापने के प्रयोग में किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? तापमान, वायुदाब, सापेक्षिक आर्द्रता या ऊंचाई? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है वायुदाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि हम वायुदाब यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसे मापने का प्रयोग किया जाता है। यह मेरकरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन है,
जल में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या डिसॉल्ट ऑक्सीजन मीटर। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है डिसॉल्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मीटर। तो आप ये देख पा रहे होंगे जल में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसको मापने के लिए, या डीओ जिसको हम क्या बोलते हैं, डियोमीटर ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या यकृत में? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है छोटी आंत। तो इसका जो, अगर मैं पाचन की शुरुआत करता हूँ तो पाचन हमारे मुख से स्टार्ट होता है। मुख से स्टार्ट होने के बाद में यह हमारे ईगोफेगस यानी कि फूड पाइप से बाहर आता है, और फिर उसके बाद में स्टमच यानी कि पेट में आता है, और पेट से बाद में ये है, ये हमारी छोटी आंत में जाता है, और यहाँ से जाने के बाद में ये हमारी बड़ी आंत से निकल जाने के बाद में ये लास्ट में हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो बड़ी आंत का कार्य है वो मुख्य रूप से पानी अवशोषित करने का कार्य है, और जबकि जो छोटी आंत का है वो खाना पचाने के लिए काम में आता है। दर्पण में बनने वाली छवि का प्रकार किस पर निर्भर करता है? जो दर्पण पर बनने वाली छवि है वो किस पर निर्भर करती है? तो करती है दर्पण की वक्रता तीव्रता पर। अगर मैं समतल दर्पण की बात करता हूँ तो समतल दर्पण आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। उनका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। और वहीं अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो यह आभासी होता है, वास्तविक होते हैं, इस प्रकार का उनका प्रतिबिंब बनता है। वहीं से अगर मैं अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो यह आभासी होते हैं और प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 3.7.35 से लेकर के 7.45 तक। यह थोड़ा सा क्षारीय यानी कि अल्काइन होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर ये पीएच मान मानता हूँ तो जो 0 के आसपास होता है वो बैटरी के लिए एसिड यानी कि तेजाब में प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं से लेमन जूस की बात करता हूँ तो उसका पीएच मान 2 के आसपास होता है, और वहीं से अन्य अगर जो पीने वाले पेय पदार्थ होते हैं उनका जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका भी 2.5 के आसपास में, और जो सिरका होता है वो 3 के आसपास में उनका पीएच मान पाया जाता है। ऑरेंज जो जूस होते हैं मेरे, ऑरेंज जूस का जो 3.5 से ज़्यादा उसका पीएच मान पाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम जो मिल्क का मानते हैं तो मिल्क का भी हम 6.7 के आसपास मान लेते हैं। जो ये ब्लड होता है, जो हमारा फ्रेश वाटर होता है उसका जो पीएच मान होता है वो होता है बिल्कुल 7, जो कि न्यूट्रल पाया जाता है। ना ही तो वो एसिड होता है ना ही वो क्षारीय होता है। तो ब्लड का अभी हम देख के आए हैं, तो ब्लड का 7.4 के आसपास में रहता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके बढ़ते हुए जाते हैं। विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, डेयरी उत्पाद और मांस या अनाज? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है डेयरी उत्पाद और मांस, जो होते हैं मुख्य रूप से विटामिन बी 12 का मुख्य स्रोत इसी में पाया जाता है। जिसमें कि हम मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ खाते हैं। तो सारी शरीर इसके लिए काम करती है। यह है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है और तंत्रिका तंत्र में सही कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछा गया है आपसे। एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई धातु पाई जाती है वो हो जाती है हमारा लोहा। तो अगर मैं पृथ्वी के पूर्ण रूप से द्रव्यमान की बात करता हूँ तो 5.97 × 10⁻²⁰ अगर मैं पृथ्वी का द्रव्यमान मानता हूँ तो उसमें लोहे की जो मात्रा है 32.1% है, वहीं ऑक्सीजन की 30.1%, सिलिकॉन की जो मात्रा है 15.1% है, और मैग्नीशियम की 13.9% है, और सल्फर की 2.9% है, और निकल की 1.8% है, कैल्शियम की 1.5% है, और एल्यूमिनियम की 1.4% है, और फिर अन्य मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी की जो पटड़ी पर मुख्य रूप से 9 तत्व द्रव्यमान के हिसाब से बता दिए गए हैं, जो कि मैंने भी पीछे आपको डिस्कस कर दिए हैं। और पृथ्वी की पटड़ी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु इस बार आपसे पूछा गया है उसकी क्रस्ट पर। तो क्रस्ट पर लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, अगर क्रस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे उसका आंसर हो जाता है एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की पटरी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। आपके साथ में इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूँ। तो यहाँ पे क्रस्ट की बात करते हैं, जब भी क्रस्ट की बात की जाएगी तो कौन सी धातु सबसे ज़्यादा पाई जाएगी? वहाँ पे पाई जाएगी हमारी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायित्व होता है? फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम या कुलेरेंकाइमा। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जाइलम। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है जाइलम। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है, यानी कि उसे ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य इसको दिया गया है, जाइलम करता है। और जबकि जो फोलम होता है वो इसके भोजन के लिए ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जाइलम जो है वाटर वाटर और जो मिनरल्स है मेरे, वो कौन लेके जा रहा है? जाइलम लेके जा रहा है। वहीं से अगर मैं बात करता हूँ फिर से अपने फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट के बारे में, जो फ्लोएम है उसको लेके जा रहा है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है क्या है? जूल, वोल्ट, डेसिबल या न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की मात्रा को मापा जाता है। अगर सामान्य बातचीत में बात की है तो 60 डेसिबल की काफ़ी होती है। अगर मैं कार के वाहन की बात, हॉर्न की बात करता हूँ तो जो उसकी डी होती है, यानी कि डेसिबल होती है, वो कितनी होती है? 90 से 100 के बीच में होती है। और 120 से अधिक की जितनी भी ध्वनि होती है, डेसिबल से अधिक की ध्वनि होती है, वो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर मैं वहीं से कुछ बात करता हूँ तो जितने भी हमारे प्लेन्स हैं उनकी 130 के आसपास होती है। जितने हमारे ड्रिलिंग मशीन होती है उनका 110 के आसपास होती है। वहीं से अगर मैं प्लेग्राउंड की बात करता हूँ तो 80 के आसपास वहाँ का चला जाता है। सामान्य बातचीत के लिए हमने बताया 60 के आसपास की होती है। और जब कोई एक दूसरे के कानों में या फुसफुस की आवाज़ करता है तो वहाँ से 40 के आसपास की आवाज़ देती है, अगर कोई भी इस प्रकार से। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।